हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मींस कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मदद से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ दो प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज की। सबसे पहले है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड इज द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मींस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है सब्सटेंस की वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, और जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर क्यों होते हैं, वो सब कुछ भी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, सो मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी यही है कि टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मींस हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मैग्नेटिज्म को स्टडी करना है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम मैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होता है? वो होता है कि हमने ये डिटरमिन करना है कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि मैग्नेटिज्म में हम क्या स्टडी करते हैं कि कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है या फिर वो पैरामैग्नेटिक है। ये दो चीजें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, कि किसी भी ज्योमेट्री का कोई कॉम्प्लेक्स हो, तो हमने वहां पे डिटरमिन करना है कि क्या वो कॉम्प्लेक्स हमारा डायमैग्नेटिक है या फिर वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो कैसे पता चलता है हमें कोई कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? तो हम ये जानते हैं भी, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन है तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर उस ऑर्बिटल्स में किसी भी ऑर्बिटल में कोई भी एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एक भी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन है, अगर उसके किसी भी ऑर्बिटल में क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मींस क्या, सभी के सभी ऑर्बिटल्स क्या है? पेयर्ड अप हैं, तो दैट मींस वहां पे हमारे पास वो सब्सटेंस क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक रहेगा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड अप हैं या फिर वो उसमें वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है? तो वो हमें पता चलता है दो चीजों से। एक तो मैग्नीट्यूड, हमें डेल्टा नोट का अगर पता हो, मींस अगर हमें डेल्टा नॉट की वैल्यू पता हो, दूसरा अगर हमें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू पता हो, तो हम इन दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, हाईली पैरामैग्नेटिक है या फिर लोअर पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, चलिए सपोज हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अगर तो डेल्टा नॉट की वैल्यू लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, मींस जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है हमारे पास, उसमें जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है, अगर वो उसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है, अगर वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप ना होके हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप ना होके हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, तो वहां पे वो सिंगली फील्ड रहेगा। ठीक है, मींस अनपेयर्ड रहेगा। तो जब वो अनपेयर्ड रहेगा तो हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी। मींस अगर हमारे पास नीचे 3 ऑर्बिटल है, ऊपर 2 ऑर्बिटल है, अगर हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमने देखा था स्प्लिटिंग में हमारे पास 3 नीचे ऑर्बिटल होते हैं जिनको हम T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं, ऊपर हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, D3 तक तो हमारे पास हमने देखा था कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे सिंगली फील्ड रहते हैं। जब हम D4 पे जाते हैं तो वहां पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन के पास 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो पेयर अप कर जाए या फिर वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा? इन दोनों की वैल्यू से। अगर वहां पे डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है लेस है, मींस जो उनके अंदर जो स्प्लिटिंग है वो लेस है, तो उस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा? वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स क्या होंगे वहां पे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। ओके, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे वहां पे। ओके, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होता जाएगा? हाईली पैरामैग्नेटिक होता जाएगा। ठीक है, अगर इसी की हम बात करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे डेल्टा नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में ना जाके
पेयरिंग करना प्रेफर करेगा, क्योंकि हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाने के लिए उसको हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू जो हम पेयरिंग कराते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है वो लेस है। तो जहाँ पे लेस एनर्जी प्रोवाइड करके हमारा काम जो है हो जाता है तो वहाँ पे वो प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, अगर तो डेल्टा नोट की वैल्यू जो है पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो उस केस में हमारी जो स्प्लिटिंग है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी ऑर्बिटल में प्रेफर करेंगे रहने के लिए। ठीक है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा। पहले 3 इलेक्ट्रॉन जो थे सिंगली फील्ड थे, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हुआ, नीचे लो एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया। तो उस केस में हमारी जो है स्पिन जो है वो कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या बन जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मॉलिक्यूल जो है, वो जो सब्सटेंस है, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन है, लो स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 एग्जांपल लेंगे जिसमें हमारे पास मेटल सेम होगा और जो लिगेंड्स हैं वो 2 डिफरेंट होंगे, बट हम ज्योमेट्री जो लेंगे उनकी ऑक्टाहेड्रल लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा कोबाल्ट के 2 कॉम्प्लेक्सेस। तो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट हेक्साअमीन कॉम्प्लेक्स 3 पॉजिटिव, दूसरा कॉम्प्लेक्स मैं ले रहा हूं कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स 3 नेगेटिव। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्री जो है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, एक में जो लिगेंड है वो अमोनिया है, दूसरे में फ्लोराइड है। अगर हम मेटल की बात करते हैं तो दोनों में मेटल जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उस टाइम हमारे पास कोबाल्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल्स में, दैट आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहती है, D6 रहती है। ठीक है, D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने के बाद अब हमने देखना है कि इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो डायमैग्नेटिक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लोराइड्स होते हैं दे आर दी वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, जब वीक फील्ड लिगेंड किसी मेटल के साथ लगे होते हैं तो वहाँ पे जो स्प्लिटिंग है वो कम होती है। मींस अगर हम स्प्लिटिंग शो करेंगे यहाँ पे कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स में, उस केस में जो T2G ऑर्बिटल्स हैं और जो EG ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द डेल्टा नॉट। तो दिस इज द डेल्टा नॉट which is the difference between the energy of EG orbitals and the T2G orbitals। ठीक है, तो हमारे पास D6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास बिकॉज डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है लेस है, वो इतनी लेस होती है कि ये पेयरिंग एनर्जी से भी कम हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में 3 इलेक्ट्रॉन तो निचले ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाना पसंद करेगा, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। ठीक है, 5th इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा, वो भी हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। नेक्स्ट बात आती है 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसके पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो लो एनर्जी ऑर्बिटल में ही जाएगा। जब ऐसा होता है तो उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो हमारे पास यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, और अगर हम एक्सपेरिमेंटली भी इसको देखें तो ये मॉलिक्यूल जो है ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोबाल्ट हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स की। तो कोबाल्ट हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स जो है एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा गया दिस इज ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हमने देखा था कि जो अमोनिया है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं फ्लोराइड के साथ तो दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, हमारी जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स दैट इज वेरी मच हाई। ओके, सो उस केस में डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। ओके, तो जब हमारे पास हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है एक एक ऑर्बिटल में चला जाएगा। उसके बाद बिकॉज द एनर्जी बिटवीन द T2G एंड द EG ऑर्बिटल दैट इज डेल्टा नॉट इज वेरी मच हाई, इन दैट केस वो इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी ऑर्बिटल में ना जाके पेयरिंग करना पसंद करते हैं। तो बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे,
लो एनर्जी T2G ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारी जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर पेयर्ड अप नाउ। ओके, तो पेयरिंग होने से हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, कोई भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जिसमें हमारे पास कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो in this case we have no unpaired electron, तो no unpaired electrons means the substance is diamagnetic। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारे पास अगर वीक फील्ड लिगेंड लगे होंगे तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे और उनकी टेंडेंसी होगी कि वो पैरामैग्नेटिक होंगे, हाईली पैरामैग्नेटिक होंगे। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी और उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर अप करेंगे तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेंगे, लो स्पिन बनेंगे। ठीक है, तो लो स्पिन बनेंगे तो मीन्स उस केस में या तो सब्सटेंस वो डायमैग्नेटिक होगा, अगर उसके अंदर फिर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक ना होकर वो लो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं फ्रॉम D1 टू D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे पहले बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में। ठीक है, तो ये हमने टेबल बनाया जिसमें हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यहाँ पे हम T2G ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम EG ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि D1 के केस में हमारे पास नंबर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। इस तरह हम D2, D3 अप टू D10 तक हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से हम आइडिया लगाएंगे भी कौन कौन से मॉलिक्यूल जो है डायमैग्नेटिक हो सकते हैं और कौन कौन से पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं D1 से। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G में हमारे पास जो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और EG में हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और D1 मीन्स हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो लो एनर्जी ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा। तो ये तीनों जो है डीजेनरेट है, सेम एनर्जी के हैं, तो किसी भी एक ऑर्बिटल में हम वो इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। मीन्स ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल के अंदर एक ही डी इलेक्ट्रॉन हो वो क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं D2 के कॉन्फ़िगरेशन में। D2 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी कहाँ रहेंगे, T2G में रहेंगे। ठीक है, तो EG ऑर्बिटल क्या रहेगा, खाली रहेगा, तो वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, देयर विल बी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली हम D3 की बात करते हैं तो D3 के केस में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तीनों वो कहाँ रहेंगे, लो एनर्जी T2G ऑर्बिटल्स में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे और कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले हमें फिल करना पड़ेगा लो एनर्जी ऑर्बिटल्स को, तो वो हमने यहाँ पे T2G में वो इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर दिए। तो वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 3 हुए। मीन्स ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ऑर्बिटल्स में तो वो भी क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। ठीक है, जिस मेटल की D3 कॉन्फ़िगरेशन होगी। नेक्स्ट बात आती है D4 के केस में। D4 के केस में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स T2G में है और 2 क्या है हमारे पास EG में है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहले हम बात करेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे लो स्पिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो, मीन्स लो स्पिन का मतलब है अगर उस मेटल में जिसमें हमारे पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है और वहाँ पे जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अप करना पसंद करेगा। ठीक है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में ना जाके वो पेयरिंग करना पसंद करेगा। तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास D4 के केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो तो वहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, तो वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि D4 के केस में अगर तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो है हाई स्पिन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। मींस वो हाईली पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, तो वहां पे वो क्या करेगा, लो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं D5 के केस में। तो D5 के केस में भी हमारे पास पहले हम बात करेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की, तो उसमें हमारे पास क्या रहेगा, 2 ऑर्बिटल्स में पेयरिंग होगी और एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। EG ऑर्बिटल क्या होंगे, वेकेंट होंगे, तो वहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल बी ए लो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर हम D5 के केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, मीन्स अगर वहाँ पे हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, वहाँ पे वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लो दैट इज T2G ऑर्बिटल में रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, हाई एनर्जी EG ऑर्बिटल में जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। मीन्स वो कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, हाईली पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है। तो इसी केस में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं D6 के केस में, D6 में भी अगर हम लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों को कंबाइन करके चले तो पहले हम बात करते हैं लो स्पिन में, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, पेयरिंग होगी, और दूसरे के केस में पेयरिंग नहीं होगी। तो इस केस में लो स्पिन है तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पेयरिंग करेंगे, EG ऑर्बिटल क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। तो वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से नहीं है। ठीक है। और हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अगेन पेयरिंग करेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस केस में हमारे पास देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स D6 के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर पैरामैग्नेटिक एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर डायमैग्नेटिक। ठीक है। इस तरीके से हम D7, D8, D9 और D10 की भी निकाल सकते हैं। तो D7 में भी 2 केस होंगे। ठीक है। तो एक केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म आएगी, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, हमारे पास लो पैरामैग्नेटिज्म आएगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं D8 की, तो D8 के केस में हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी रहती है। हमने स्टडी किया था हमारी पिछली वीडियो में जब हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट की थी ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। तो उस केस में हमने देखा था कि D8 में अगर हमारे पास चाहे हम हाई स्पिन मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड ले लें, तो उस केस में हमारे पास क्या रहती है, एक ही पॉसिबिलिटी होती है। अगर तो हम पहले फिलिंग कर देते हैं लो एनर्जी ऑर्बिटल्स को तो 2 इलेक्ट्रॉन बच के वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे। अगर हम पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन देते हैं फिर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो उनके पास भी एक ही पॉसिबिलिटी रहती है, फिर वो लो एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे। तो दोनों के केस में हमारे पास सेम जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है, सेम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बनता है। तो इस केस में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो D8 जो मेटल होंगे दे विल बी पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अगर हम बात करें D9 की, तो D9 के केस में क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म जो है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। अगर हम D10 की बात करते हैं तो D10 जो सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे, क्योंकि उसमें सभी के सभी ऑर्बिटल्स चाहे वो लो एनर्जी है चाहे हाई एनर्जी है, ऑल आर पेयर्ड अप। तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 0। ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, हमारे पास डायमैग्नेटिक होंगे। सिमिलरली हम ड्रॉ करेंगे टेट्राहेड्रल के केस में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम D1। तो D1 में हमारे पास E ऑर्बिटल जो है वो नीचे होते हैं। अब यहाँ पर हमने G मेंशन नहीं किया। ठीक है। तो क्यों नहीं मेंशन किया, ये हमने डिस्कस किया था जब हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टडी की थी टेट्राहेड्रल के केस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देखिए, पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमने G क्यों नहीं मेंशन किया। मैंने वहाँ पे प्रॉपरली आपको रीज़न बताया था। ठीक है। तो D1 के केस में हमारे पास 2 ऑर्बिटल जो है वो कहाँ होंगे, लो एनर्जी ऑर्बिटल होंगे जिनको हम E ऑर्बिटल कहते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स क्या होते हैं हमारे पास, हाई एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं जिनको हम T2 कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, हमारे पास लो एनर्जी E ऑर्बिटल में जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1। नेक्स्ट बात करते हैं D2 की, तो वो कहाँ जाएगा, वो भी लो एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। तो ये ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे, वेकेंट रहेंगे। तो वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। मीन्स D1 D2 जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं दे विल बी पैरामैग्नेटिक। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं D3 की। तो D3 के केस में क्या होगा, अब हमने ये स्टडी किया था भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं दे आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्यों होते हैं, ये भी रीज़न मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग नहीं करेंगे, वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, 3। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं D4 के केस में। इस केस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। तो वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं D5 के केस में।
तो D5 में हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है D6। अब D6 में हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करना ही होगा। तो लो एनर्जी ऑर्बिटल में किसी एक ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाई एनर्जी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 4 हो जाएंगे। मीन्स अब ऑर्डर जो है वो रिवर्स होता जाएगा। D7 के केस में लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, पेयर्ड अप रहेंगे। हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल फील्ड रहेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं D8 की, तो D8 के केस में अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में पेयर अप करना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म कम हो जाएगी। सिमिलरली D9 की बात करें तो उसमें हमारे पास 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और D10 की अगर बात करें तो सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो पेयर्ड अप होंगे। तो जिससे जो D10 हमारे पास मेटल होंगे कॉम्प्लेक्सेस में, तो वो मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, डायमैग्नेटिक हो गए। ठीक है, ये हमने स्टडी किया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और हमने ये भी स्टडी किया है कि जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी टेंडेंसी रहती है, दे आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एक्सेप्ट D10, तो बाकी सब कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे टेट्राहेड्रल केस में वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें अनपेयर्ड, उनकी पैरामैग्नेटिज्म हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी मैग्नेटिक मोमेंट है, ये सब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस का जो कलर है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मींस जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सेकंड एप्लीकेशन है टू डिटरमिन द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।